नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के अंदर प्रश्नावली 5वीं एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड क्या है सर? समोसा नहीं है, किसी घड़ी का नाम नहीं है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। ठीक है, तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी कर रखा है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। करते हैं शुरू चैप्टर को। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के जियो और मीट्रिन शब्द से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मीट्रिन का अर्थ होता है मापना। वह संभवतः ज्यामिति जो है ना, जमीन को मापने के लिए इसका विकास हुआ है। जहां जहां काम की बातें हैं आपको समझा देंगे। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये थेल्स हैं, ये यूक्लिड है। ठीक है, ये जितने भी पुराने आप साइंटिस्ट पढ़ोगे, मैथमेटिशियन पढ़ोगे, सबकी शक्लें ऐसी दिखती है। बिकॉज उनको टाइम ही नहीं मिलता था खुद को सजने संवरने का। ठीक है, अपनी उम्र में भी वो इन गणित में, विज्ञान में घुसे रहते थे। ऐसा नहीं कि अपनी तरह मतलब। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ जानकारियां जो जरूरी है उनको पढ़ते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड की परिभाषा है अभिग्रहित और अभिधारणा है। यूक्लिड के समय यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वे रहते थे। देखना, ध्यान देना, यहाँ पर क्या क्या काम की बातें हैं। बिंदु, रेखा, तल या पृष्ठ। बिंदु क्या होता है? ये बिंदु होता है। रेखा, ये रेखा। तल, ये पूरा जो दिख रहा है वो तल। ठीक है, काम की बातें आपको बता दी जाएगी। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है। कहीं कोई चिंता करो, एक जरूरत को नहीं। यहाँ से देखो आप, यहाँ से कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है मार साहब? यहाँ से याद रखना है बाबू, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगर ये बिंदु है, अगर ये पॉइंट है, अगर ये बिंदु है, ये पॉइंट है, तो इसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु जो होता है उसकी लंबाई नहीं होती, उसकी चौड़ाई नहीं होती, उसकी ऊंचाई नहीं होती। मतलब पॉइंट इज लेंथलेस, ब्रीथलेस एंड हाइटलेस। इसमें न तो लंबाई होती, न चौड़ाई होती, न ऊंचाई होती। याद रह जाएगा क्या? बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगर मैं एक रेखा खींच देता हूं तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। केवल क्या होती है भैया? लंबाई। रेखा खंड ले लो या रेखा ले लो, इसकी केवल लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अगर हमने एक रेखा खींच दी तो इसके सिरे, यानी ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये दोनों भी बिंदु हैं। ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा क्या होती है सर? सीधी रेखा, अगर मैं एक सीधी रेखा आपको खींच के बताऊं, एक सीधी रेखा मैं आपको खींच के दिखाऊं, मैंने खींच दी सीधी रेखा, तो ये कह रहा है कि स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कुछ बिंदुओं को आपस में जोड़ करके इसको बना रखा है। एक बिंदु के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह से हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गई है? एक रेखा बन गई है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ का मतलब पेज देखा आपने कागज कॉपी का, है ना? उसकी तो अपन ऊंचाई भी माप सकते हैं। इस पृष्ठ को देख लीजिए, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसकी सर लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। एक सरफेस वो होती है, एक सतह, ये समतल। एक सरफेस वो होता है जिसकी लंबाई नहीं होती, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। नहीं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। फ्लो में मैं भी क्या बोल गया यार, ध्यान रखना इसका। ठीक है, पृष्ठ वो है जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। एक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। एक पृष्ठ, मान लीजिए कि आप सामने पृष्ठ दिख रहा है, तो इसके जो किनारे हैं, ये एक रेखा है, इसका किनारा एक रेखा है, इसका किनारा एक रेखा है। ये चीज सामान्य सी बातें आपको याद रखनी है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ क्या है सर? ये यूं कह रहा है कि समतल पृष्ठ ऐसा है ना, आप जो है बहुत सारी रेखाओं को एक दूसरे के पास इस तरीके से सटा दो तो क्या बनेगा? एक समतल पृष्ठ बनेगा। बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे के पास में मतलब सटा के आपने बना दी तो इनसे क्या तैयार होता है? एक पृष्ठ तैयार होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी बातें थी, इनमें कोई जानकारी विशेष थी नहीं। ध्यान से देखिएगा आगे। अब यहाँ पर दो चीजें आएगी बाबू, एक शब्द आएगा अभिधारणा, एक शब्द आएगा अभिग्रहित। क्या होता है अभिग्रहित और अभिधारणा? ध्यान से देख लीजिएगा, पूरी प्रश्नावली एक ही साथ कवर कर लेंगे। अभिग्रहित और अभिधारणा, उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो खास रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। ज्यामिति क्या होती है सर? ये जो ज्योमेट्री जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल वगैरह चीजें आती है, तो जो ज्यामिति से संबंधित नियम है उनको उसने अभिधारणा कहा, और जो सामान्य गणित से संबंधित है उनको उन्होंने अभिग्रहित यानी एक्सियोम्स कहा। ठीक है, पोस्टुलेट्स वो हैं जो केवल ज्यामिति से संबंधित है, और एक्सियोम्स यानी कि अभिग्रहित वो हैं जो पूरी गणित में कहीं से भी संबंधित हो सकती है। क्या जानकारियां हैं? ध्यान से देखिएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती है। यूं कहना चाह रहा है ये, अगर राम का वजन श्याम के बराबर है और राम का वजन मोहन के बराबर है ना, श्याम का वजन भी राम के बराबर, मोहन का वजन भी राम के बराबर,
तो श्याम और मोहन का वजन भी आपस में बराबर होगा। वे अलग अलग चीजें जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती है, बस ये बात कह रहा है। दूसरा देखिएगा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। क्या कह रहा है सर? ये 5 और 5 बराबर है, ये 6 और 6 बराबर है, तो इन दोनों बराबरों को इन दोनों बराबरों में जोड़ा तो इनके जो पूर्ण आएंगे 11 11 वो भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। 11 11 भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर। क्यों कह रहा है कि दो बराबर चीजें हैं, उनको दो बराबर चीजों में जोड़ दो तो इसका जो टोटल आएगा इसका जो टोटल आएगा दोनों आपस में बराबर रहेंगे। सिंपल सी बात है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती क्या होता है सर? संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर पाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर पाती। कैसी पाती? ये देखना, एक मैंने रेखा खींची, ये रेखा दिख रही, और फिर मैंने एक दूसरी रेखा खींची, ये दिख रही, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इनको सेट कर दिया मैंने। तो जो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सटी हो उनको संपाती कहते हैं। आगे से भी बराबर, पीछे से भी बराबर। तो जो संपाती होती है वो बराबर भी होती है, ध्यान रखना। जो संपाती होती है वो आपस में बराबर भी होती है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। किसी भी चीज का पूर्ण जो होता है, टोटल जो होता है वो भाग से बड़ा होता है। एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में एक पूरा कागज है, इसको मैंने पूर्ण कह दिया, तो ये पूर्ण जो होगा हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। कैसे? मैंने इसके भाग कर दिए। एक भाग ये छोटा सा किया, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, ये देख रहे हो, ये भी भाग है और ये भी भाग है। अब देखो, ये भी एक भाग बचा और मेरे पास ये भी एक भाग बचा। अब इन दोनों को मिलाने पर स्थिति क्या है सर? इन दोनों को मिला दूं तो ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये पूर्ण इस बड़े वाले भाग से भी बड़ा ही था, इस छोटे वाले भाग से बड़ा ही था, इसके और टुकड़े कर दिए मैंने, ठीक है। ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग, ये भाग भी पूर्ण से छोटा है और ये भाग भी पूर्ण से छोटा है। यानी कि टुकड़ा कोई सा भी हो टोटल से हमेशा छोटा होता है और टोटल जो हमेशा होता है वो टुकड़े से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ ले, हमारे पास 100 है, उसमें से 99.99 एक साइड में निकाल लिया, 99.99 एक साइड में निकाल लिया और 0.01 एक साइड में निकाल लिया। तो जो 99.99 है वो भी 100 से छोटा है और 0.01 है वो भी 100 से छोटा है। यानी कि 100 जो है वो इन दोनों से हमेशा बड़ा रहेगा। जो पूर्ण होता है वो हमेशा अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? उसके बाद में एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये यूं कह रहा है कि 50 ले लो और इधर 50 ले लो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 25। इसका आधा भी कितना आएगा? 25। ये हमेशा आपस में क्या बराबर रहेंगे। एक ही वस्तु के अगर आप आधे करेंगे, 2 बार करेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्यों कह रहा है? ये एक मान लीजिए एक सिली ले ली, इसको बीच बीच में से काट दिया तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर रहेगा। यह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है काका। एक ही वस्तुओं के दुगुने भी परस्पर बराबर होते हैं, सेम वस्तुओं के डबल भी आपस में बराबर होते हैं। कैसे समझ सकते हैं सर? ऐसे समझ सकते हैं, डबल भी बराबर होते हैं। मैंने 17 और 17 ले लिया, 17 का यहाँ पे डबल किया, क्या आया? 34। 17 का यहाँ पर भी डबल किया, क्या आया? 34। क्या आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्या दिक्कत है इसके अंदर? सिंपल सी बातें, इनमें वो सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन ये बातें उस समय कही गई जब दूसरे लोग नहीं जानते थे, इसलिए इन बातों का बहुत महत्व था। इनके बेस पर ही आगे की ज्योमेट्री विकसित हुई। आज गणित इतनी ज्यादा विकसित है तो कहीं न कहीं इनका भी इसके अंदर योगदान आता है, ठीक है साहब। अभिधारणा 1 देखिए, अभिधारणा 1 क्या कह रही है? अभिधारणा 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप 2 बिंदु ले लीजिए। मैंने सर एक बिंदु ले लिया ये वाला और एक बिंदु ले लिया ये वाला। अब इन दोनों को जोड़ने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं सर? केवल एक रेखा खींच सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ये इन दोनों को जोड़ने वाली केवल एक रेखा हो सकती है और कोई दूसरी रेखा हो ही नहीं सकती। कोई कहते हैं इनमें तो थोड़ी सी टेढ़ी होकर निकाल दूंगा, त्रिक डोडी वैन काट दूंगा तो काको जी वणी बिंदु जाई कौन, और उस पर अगर आप ले जाना चाहोगे तो फिर से वो की वही रेखा आएगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। मतलब 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली केवल और केवल एक सीधी रेखा होती है। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा होती है। वैसे अभिकृत 5.1 कह रहा है एक दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर केवल अद्वितीय एक रेखा खींची जा सकती है। यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उनसे होकर जाने वाली केवल और केवल एक रेखा होगी, इसके अलावा और कोई रेखा ही नहीं होगी। ऐसी कोई है क्या रेखा जिसको आपने देखा और उसके सामने लंबा लंबा फेंका? ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। अभिधारणा एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा। करीब क्या कह रहा है अभिधारणा 2 में? अभिधारणा 2 में यूं कह रहा है कि अगर आपके पास एक शांत रेखा है, ये आपके पास एक शांत रेखा, ये रेखा है, तो ये यूं कह रहा है कि इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, चित्तौड़ होके जयपुर तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरफ जो है ना अपन कहाँ तक जा सकते हैं, आगे जितना अपनी मर्जी हो, ठीक है। कैसे इसको कैसे बढ़ा सकते हैं सर? इसको कैसे बढ़ा सकते हैं?
देखो इसको इच्छा हो जितना बढ़ाओ ना, इच्छा हो जितना बढ़ाओ। अब कोई कह सकता है नहीं सर बोर्ड से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अरे बोर्ड आ गया आड़ा इसलिए, नहीं आता तो कितना भी बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक शांत रेखा कितना भी बढ़ाया जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को आपने केंद्र मान लिया, आपने किसी बिंदु क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। इसको केंद्र मान लिया तो अगर सेम त्रिज्या लेंगे, किसी एक फिक्स बिंदु को केंद्र मान लिया और मान लीजिए 5 सेमी त्रिज्या ले ली, क्या ले लिया आपने, 5 सेमी त्रिज्या ले ली, तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मैंने यहाँ पर ये वृत्त खींच दिया भैया, ये वृत्त खींच, ठीक है, ये एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो दूसरा व्रत भी खींच सकता हूँ। दूसरा व्रत अगर आप खींचना चाहोगे तो या तो आपको त्रिज्या घटानी पड़ेगी या त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर इसी त्रिज्या का आप फिर से एक और व्रत बना देते हैं, इसी त्रिज्या का आप फिर से एक और व्रत बना देते हैं तो वो इसके बराबर ही आएगा, तो इसके बराबर ही आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं त्रिज्या बराबर लूंगा दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है तो मैं इसको दो अलग अलग वृत्त खींचे, अगर केंद्र सेम रखा जाए, त्रिज्या वही रखी जाए तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। और आप खींचना चाहो तो बहुत सारे खींच सकते हो, लेकिन आपको त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी। फिर ओ त्रिज्या बढ़ गई सर, त्रिज्या बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो ये बात कह रहा है आपका विधारणा 3 में। विधारणा 4 क्या कहती है सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है। ये जो बात कह रही है वो हमारे काम आएगी। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या कह रही है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्या हो गया ये, चलिए इसको मैं इधर साइड में लगा रहा हूं, ठीक है। ये यूं कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैं मान लीजिए यहां पर एक समकोण खींच देता हूं, इसको ये आपने क्या बना दिया भैया, एक समकोण, ठीक है। ये आपने एक समकोण बना दिया, इसको यहां से हटा लिया, एक समकोण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। अब एक और समकोण बना लो, आपकी इच्छा हो जैसा इसको घुमा सकते हो। आपने इसको इस तरह से घुमा के एक और समकोण बना दिया, तो ये दोनों समकोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर। समकोण को मतलब कहिए सर, सर समकोण का मतलब हमारे गांव में तो 90 डिग्री होता है। सर आपके गांव में जो 90 डिग्री होता है ना, हमारे गांव में भी वही 90 डिग्री होता है, ठीक है साहब। ये हमने क्या बना दिए, दो समकोण बना दिए। तो ये भी 90 डिग्री है और वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। कितने ही समकोण बना, समकोण का मतलब भी 90 डिग्री कोण, तो 90 डिग्री कोण कितने भी होना है आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, ठीक है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए तो दोनों अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होता है, दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप बढ़ा देना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब मैं समझ, मतलब आपसे यूं कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे यूं कह रहा है, आपसे यूं कह रहा है कि आपने एक सीधी रेखा दो समांतर रेखाओं पर गिरे, या एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो सीधी रेखाएं खींच दी आपने, ये दो सीधी रेखाएं, और उन पर आपने एक रेखा डाल दी, एक रेखा डाल दी। तो इस प्रकार बनाए गए इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। ये दो अंतःकोण इस तरीके से बनाए, यूं कह रहा है। ध्यान देने वाली बात है, इसको समझने से पहले मैं जो जानकारी समझा रहा हूं उसको समझ लेना एक बार, ठीक है। वो जानकारी ये है कि अगर ये रेखा है सीधी और दूसरी रेखा भी सीधी और ये समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, ये नहीं, इसको कितना भी दूर बढ़ा दो आप, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये बात दिमाग में बैठ गई। अब इनको अगर कोई रेखा काटती, इनको अगर कोई रेखा काटती है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर के इन दोनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होगी और इधर के इन दोनों कोणों की जोड़ भी 180 डिग्री कब होगी, अगर ये दोनों रेखाएं आपने समांतर खींच दी तो इस साइड के दोनों कोणों की जोड़ भी 180 होगी, इस साइड के अंदर वाले दोनों कोणों की जोड़ भी 180। ये कह रहा है कि लेकिन अगर आप इस रेखा को थोड़ा सा झुका देंगे, इस रेखा को थोड़ा सा आप क्या कर देंगे भैया, झुका देंगे, इस तरीके से आपने झुका, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रेखा को झुका देते हैं तब अगर आपने इन दोनों रेखाओं को इस तरीके से झुका दिया और यहां एक रेखा काट रही है, तब भी यहां पर कोण बनेंगे सर,
अब जब भी यहाँ पे कोण बनेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले तो इधर भी दोनों की जोड़ 180 आ रही थी, इस तरफ भी अंदर वाले दोनों की जोड़ 180 आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, एक तरफ की जोड़ 180 से ज्यादा हो जाएगी और एक तरफ की जोड़ 180 से कम हो जाएगी। ये यूं कह रहा है, अगर इस तरह से काटे और एक तरफ की जोड़ 180 से कम आ जाए, दो समकोणों के योग से कम आ जाए, इसका मतलब अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर ये रेखाएं उसी तरफ मिलेगी जिस तरफ जोड़ कम आ रही है 180। मैं ये कह रहा हूं दादा, समझ में आया तो इधर देखो। मैं ये कह रहा कि आपने दो समांतर रेखाएं बना दी, ठीक है। अब इसको कोई भी रेखा काटे, इस कंडीशन में इस तरफ के दोनों कोणों की जोड़ भी 180 होगी और इस तरफ की जोड़ भी 180। लेकिन अगर आप इन रेखाओं को समांतर नहीं रख करके इस तरह से यूं मोड़ते हैं, मान लीजिए मोड़ के दिखाता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, इनको मिटा दिया, अब मैं इस रेखा को मोड़ के दिखा रहा हूं। अब मैंने इस रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया। मोड़ देने पर क्या होगा, इधर वाली जोड़ जो हो गई वो 180 से ज्यादा हो गई है भाई साहब, 180 से क्या हो गई है, ज्यादा, और इधर के कोणों की जोड़ 180 से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जिस तरफ की जोड़ 180 से कम है, ये रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर उसी साइड में मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये रेखाएं किधर मिलेगी सर, इधर मिलेगी, इसका मतलब इन दोनों की जोड़ 180 से, ठीक है। फिर से समझिए, अभी धारणा एक क्या कह रही है, अभी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक रेखा खींच सकते हैं, उसके बाद में एक शांत रेखा को कितना भी बढ़ा सकते हैं, तीसरा किसी को केंद्र मानकर और सेम त्रिज्या का केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, सभी 90 डिग्री के एंगल आपस में बराबर होंगे। पांचवा कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं को बना दिया गया है, मतलब दो रेखाएं आपने खींच दी है, और अगर एक तीसरी रेखा डालने पर एक तरफ की जोड़ 180 से अगर कम आ जाए तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर उसी तरफ मिलेगी, ठीक है, जिस तरफ भी कम आए। कम आए का मतलब अगर ये रेखाएं इस तरह से झुकी हुई है तो इधर की जोड़ कम है तो ये इस साइड में मिल जाएगी आगे, और इधर की कम है तरफ मिल जाएगी आगे, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिए, बाकी कुछ नहीं है। इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। यूक्लिड ने अपने अभिधारणा अभिग्रहोत्व को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमक तर्कण यानी डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाती थी, जिनको उन्होंने सिद्ध कर दिया। प्रमेय क्या होती है, गणित का पहले से सिद्ध किया हुआ नियम प्रमेय कहलाता है। उदाहरण 1 देखो, उदाहरण 1 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर हमेशा क्या होगा, ऐसी होगा। ये यूं कह रहा है आपने, ये इस तरह की रेखा आपके सामने बना रखी है। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी और सी एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदु है। ये आपको ए दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है और ये आपको सी दिख रहा है, ठीक है सर, ए बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी हमेशा ऐसी होगा, ए बी प्लस बी सी हमेशा ऐसी होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर हमेशा क्या होगा, ए सी। आंसर देख लीजिए भाई साहब, सीधा सीधा क्या रखा है, ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी संपाती है। अगर अपन देखें तो ए बी और बी सी इन दोनों को मिलाया, इस ए बी टुकड़े को और इस बी सी टुकड़े को मिलाया, इनको मिलाने पर एक लाइन बनी, वो लाइन ए सी के साथ संपाती है। ए सी के साथ क्या है, संपाती। और हम क्या पढ़ चुके हैं भाई साहब, जो चीजें संपाती होगी वे आपस में बराबर होगी, जो संपाती होगी वे आपस में बराबर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिग्रहित नंबर 4 क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। सर यार आप के बोल रहे हैं, पर आंसर क्या लिखना है, आंसर ये लिखना है, आंसर हमें ये लिखना है, क्योंकि क्या लिखना है भैया, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के संपाती है, ए सी के संपाती है, इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, क्योंकि जो चीजें आपस में संपाती होती है वो आपस में बराबर भी होती है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया आपका। उदाहरण 2 क्या कह रहा है सर, उदाहरण 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है सर। एक रेखाखंड मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, एक रेखाखंड है, इस पर समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है सर हमें बताओ, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है और इसका नाम बी है। ऐसी कंडीशन में इस पर हम क्या करेंगे, ऐसी रेखा दे रखी है, आप प्रकार बनाइए, प्रकार के अंदर पेंसिल डालिए और उसको प्रकार को इस तरीके से खोलिए इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा रहे,
रेखाखंड के आधे से ज़्यादा रखकर इस तरह से घुमाइए और इस मुंह पर रखकर भी उसको कम ज़्यादा किए बगैर घुमाइए। अब आपके पास जो तीसरा बिंदु आया है वो सी है। अब इसको इस तरह से आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये समबाहु त्रिभुज बन गया है। अगर ये 5 सेमी था तो ये भी 5 सेमी रहेगा और ये भी 5। ठीक है साहब, ये आपका तरीका है। एक रेखाखंड खींचा, यहाँ प्रकार रखा, प्रकार को इस तरीके से घुमा दिया। अरे यार मैंने क्या कर लिया, समबाहु त्रिभुज बनाना है ना। समबाहु त्रिभुज बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि बराबर रखना है। क्या करना है, क्यों कह रहा हूं कि ये अगर रेखाखंड है ए और बी, क्या नाम है इसका, रेखाओं से ही लिखता हूं, ए और बी आपका रेखाखंड है। आपको अगर इस पर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो इसके बराबर ही प्रकार को खोलना है। ए बी के बराबर ही प्रकार को खोल लीजिए, ए और बी के बराबर ही प्रकार को खोल लीजिए। प्रकार को आप रखिए ए पे और बी के बराबर आपने उसको खोल रखा है और इस तरह से आप घुमा देंगे। ठीक है, फिर प्रकार को रखिए बी पर, ए के बराबर खोल रखा है, इस तरह से घुमा देंगे। अभी तीसरा बिंदु आएगा, इससे इसको मिला, ये देख लीजिए, ए पे रखा, बी से इस तरह से घुमाया, बी पे रखा, ए से इस तरह से घुमाया, ये जो तीसरा बिंदु सी आया है इसको मिला देंगे तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये तरकीब रहने वाली है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कह रहा है हमसे। चलो, प्रमेय 5.1 ध्यान रखिएगा, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। दो अलग अलग रेखाएं हैं। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, उभयनिष्ठ वो होता है जो दोनों में होता है। उभयनिष्ठ वो होता है जो दोनों में होता है। ये यूं कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में दो अलग अलग रेखा खींच दी, दो अलग अलग रेखा खींच दी तो उन दोनों में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। एक से अधिक नहीं हो सकता, एक से कम हो सकते हैं। इन दोनों रेखाओं में देखो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ऐसा कोई बिंदु दिख रहा है क्या जो इस रेखा में, इस रेखा में दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। लेकिन अगर होता तो भी, अगर होता ना कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता भी, तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता तो भी केवल एक बिंदु हो सकता। केवल कितना बिंदु हो सकता था? एक। तो दो अलग अलग रेखाओं में केवल और केवल एक पॉइंट ही कॉमन हो सकता है, एक बिंदु ही उभयनिष्ठ हो सकता है। यह है आपकी प्रमेय 5.1। चलिए 5.1 सवालों पे आते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं हमारे साहब, बताना जरा। खींच, एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी भी रेखाएं अपन खींच सकते हैं। देखना, एक रेखा देखो बिंदु से होकर जा रही, देखो इसी बिंदु से होकर जा रही है। तीसरी देखो इसी बिंदु से होकर जा रही है। चौथी देख लो इसी बिंदु से होकर जा रही है। जबकि ये गरीब कह रहा है एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक ही कह रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये सर, ये असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? असत्य। ये जो कह रहा है वो असत्य कह रहा है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं क्या? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं क्या? दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं क्या? नहीं है सर। इसको अगर मैं मिलाऊं तो इन दोनों से होकर तो केवल एक रेखा जा रही है, यही जा रही है ना, बस यही जा रही है। और ऐसी कोई रेखा खींच सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए? और कोई ऐसी रेखा खींच सकते हैं क्या जो दोनों से होकर जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खींच सकते। अगर कोई जबरदस्ती खींचना चाहेगा कि मैं थोड़ी सी डोरी होकर निकाल दूं तो ये इधर निकल जाएगी, वहां से तो निकली नहीं। ऐसी रेखा जो इन दोनों से जानी चाहिए वो केवल एक हो सकती है, केवल एक हो सकती है। जबकि ये कह रहा है असंख्य, असंख्य कह रहा है, इसका मतलब झूठा झूठ बोला, चोट्टा झूठ बोलता है। एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये बात तो हम पढ़ चुके सर, ये बात तो हम पढ़ चुके। क्या पढ़ चुके? अगर एक शांत रेखा है आपके पास में, एक शांत रेखा है, तो इसको अनिश्चित रूप से किधर भी बढ़ाया जा सकता है। इधर बढ़ा दिया, देखो ये बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, देखो ये बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये कौन कह रहा है हमें किधर भी बढ़ा सकने वाली बात? सर ये किधर भी बढ़ा सकने वाली बात कौन कह रहा है? ये देखो कहाँ कह रहा है, कहाँ कह रहा है सर? यहाँ एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अभिधारणा नंबर 2। ठीक है, तो अभिधारणा नंबर 2 कह रही कि एक शांत रेखा को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर। क्यों कह रहा है कि अगर दो बराबर वृत्त आप खींच देते हैं तो बराबर वृत्त खींच, एक ये वृत्त है और दूसरा वृत्त भी, ठीक है, दो वृत्त बराबर खींच भी आपस में, कह रहा है ना भाई। दो बराबर वृत्त आप मान लेना बराबर है यार। दो बराबर वृत्त होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी भैया? बराबर। दो वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होती है। एक शांत रेखा को बढ़ा सकते हैं।
आकृति 5.9 में कटे 5.9, ये दे रखी है आकृति 5.9। ए बी पी क्यू और एक्स वाई तीन रेखाएं दिख रही, ए बी पी क्यू और एक्स वाई दिख रही। ये कह रहा है ए बी और पी क्यू बराबर है, पी क्यू और एक्स वाई बराबर है। ध्यान देना, ए बी और पी क्यू आपस में क्या है भैया, बराबर। फिर कह रहा है पी क्यू और एक्स वाई बराबर। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू और एक्स वाई आपस में बराबर। तो क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगा, आपसे पूछ रहा है। तो क्या ए बी और एक्स वाई आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल सर। पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के, और एक्स वाई किसके बराबर है, वो भी पी क्यू के। मतलब ए बी भी पी क्यू के बराबर और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर। ए बी पी क्यू के बराबर, एक्स वाई पी क्यू के बराबर। मैं यूं कहूं कि अपन तीन लोग हैं, ए बी और सी। मेरे पास आपके पास 100 रुपये, हम दोनों के पास बराबर है। आपके पास और उसके पास बराबर रुपए, 100 रुपये बराबर है। तो हम दोनों के पास बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए सर। जो अलग अलग वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वो आपस में बराबर होती है। मैं यूं कह रहा हूं कि अगर ए बराबर बी हो और सी बराबर भी बी हो, इसका मतलब ये अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है, सत्य बात कह रहा है। दूसरा देखना जरा, निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ज़्यादा भेजामारी नहीं करनी इसमें, आपको सिंपल सा समांतर रेखाएं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि इनका अंतर क्या रहता है, समान। अगर ये 2 सेमी अंतर है, यहाँ पर भी 2 सेमी अंतर रहेगा। अब इनको आप यहाँ से ठेठ आगरा ले जाओ, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है सर। दूसरा, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होती है सर, लंब रेखाएं वो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काट। लंब रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, उनको लंब रेखाएं क्या कहते हैं, लंब रेखाएं। अगर मैं कहूँ ये ए बी रेखा है और ये पी क्यू रेखा है, ये पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा है, और ये दोनों लंबवत हैं, इसका मतलब ये दोनों जहां मिल रही है वहां 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है सर, रेखाखंड ध्यान से देख लेना बात को। मैं यूं कह रहा हूं कि ये तो रेखा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो क्या है सर, रेखा है। रेखा को अपरिमित रूप से इधर उधर कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये वाली जो है वो रेखाखंड है। ये वाला क्या है भैया, रेखाखंड है। तो रेखाखंड क्या होता है, दो निश्चित बिंदुओं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स होते हैं, उसको आगे और पीछे बढ़ाया नहीं जा सकता। एक नियत दूरी की जो स्थिति है उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड एक के साथ दूसरा बिंदु मिलाने पर एक बनी हुई ऐसी आकृति है जिसकी चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है, और उसको अपरिमित रूप से इधर उधर बढ़ाया नहीं जा सकता। तब पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है सर, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या ये होती है कि अगर आपने एक वृत्त खींचा, अगर आपने एक वृत्त खींच रखा है, तो वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर वृत्त की तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर वृत्त की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। और आपको पता होगा इस बड़े वाले को व्यास बोलते हैं, बड़े वाले को क्या बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं। वर्ग क्या होता है सर, वर्ग ऐसा होता है। वर्ग कैसा होता है, वर्ग 4 भुजाओं से बनी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होते हैं। ऊंचाई तो होती नहीं है इसमें। 4 भुजाओं से बनी हुई ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण तो क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है, और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये 6 सेमी है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 सेमी होगी, इसको वर्ग कहेंगे। नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 चीजें दे रखी है आपको, उन पर अपन को विचार करना है, ठीक है। आप भी विचार करो और मैं भी विचार करता हूँ, ठीक है। आप भी विचार करो और मैं भी करता हूँ, चलो विचार करते हैं। पर यहाँ नहीं करना है, करना है। तो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, 2 चीजें दे रखी है, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दे रखा है। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इनके बीच में कोई तीसरा बिंदु हो सकता है क्या, हाँ सर, जरा इनको मिला के देखना। इनके बीच में तीसरा बिंदु बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है सर? क्योंकि जो रेखा बनती है सर, एक बिंदु के साथ दूसरे बिंदु को इस तरह से सटाने से रेखा बनती, तो अनंत बिंदु होते हैं। तो ए और बी के बीच में बहुत सारे बिंदु हैं, तो कोई बिंदु सी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। पहली बात तो ठीक कह रहा है। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। वे क्या ऐसे 3 बिंदु हो सकते हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो? जरा देखते हैं दूसरे कलर से, देखो
क्या ऐसे तीन बिंदु हो सकते हैं क्या जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो? सर मैंने ले लिया ए बिंदु, क्या ले लिया? ए। दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी। ये तीन बिंदु हैं सर, एक ही रेखा पे नहीं है। ये दोनों को रेखा मिला हो तो बापड़ा ये साइड में रह जाएगा, इन दोनों की रेखा मिला हो तो ये साइड में रह जाएगा, इन दोनों को मिला हो तो वो साइड में रह जाएगा। तो ये बात भी ठीक कह रहा है। ये बात क्या कह रहा है हमसे? ये बात क्या कह रहा है? क्या अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? बिल्कुल विरोधी नहीं है। अविरोधी नहीं है मतलब अविरोधी नहीं है, एक दूसरे का समर्थन कर रही बेचारी। क्या ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती? बिल्कुल होती है सर। यूक्लिड के अभिधारणाओं को तो हमने काम में लिया। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच सी एक ऐसा बिंदु स्थित है कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ है। क्या कह रहा है? ध्यान से देख, यह आपसे यूं कह रहा है, यह हमसे यूं कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच, हमने दो बिंदु ले लिए ए और बी। यहां पर क्या ले लिया? ए, वेरी सही। यहां पर हमने क्या ले लिया भैया? ए ले लिया, ए ले लिया। और यहां पर क्या ले लिया? अब आपसे कह रहा है इनके बीच में एक सी बिंदु इस तरीके से स्थित है। ये सी बिंदु इस तरह से स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। इनके बीचों बीच एक बिंदु सी इस तरीके से स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। ये टुकड़े और ये टुकड़े की लंबाई बराबर है ना, बीचों बीच का है। अब आपसे क्या कह रहा है? ये सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। आपको सिद्ध करना है कि ए सी जो है वो आधा ए बी है। क्या है? ए सी जो है वो आधे ए बी के बराबर है। कैसे? ध्यान देखना, आप यूँ समझो भाई साहब, ए सी प्लस बी सी, ए सी और बी सी दोनों मिला के क्या है सर? दोनों मिला के तो ए बी बन रहा है। दोनों टुकड़ों को मिलाने से ए बी बन रहा है। ए सी और बी सी दोनों टुकड़ों को मिलाने से ए बी बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है सर। अब यहाँ पर देखो कि ए सी और बी सी दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, इसका मतलब ए सी की जगह बी सी रख सकते हो और बी सी की जगह ए सी रख सकते हो। ध्यान से देखना, एक दुकानदार दुकान पे गया है ना, मतलब एक ग्राहक दुकानदार के पास गया, उसने कहा 1 किलो शक्कर दे दो। अब उसने ढूंढा तो 1 किलो का बाट नहीं मिला। उसने क्या करा? 1 किलो की सरफ की थैली पड़ी थी, उसको कांटे में रखा, उसके बराबर तोल के दे दिया। क्या कम ज़्यादा दिया? नहीं दिया सर। अगर 1 किलो ही वजन था तो 1 किलो आ गया। इसका मतलब बाट और थैली बराबर है। थैली की जगह बाट वापर लिया, बाट की जगह थैली वापर ली। ठीक उसी तरीके से एसी की जगह बीसी वापर सकते हैं, बीसी की जगह एसी वापर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ध्यान देना, एसी का मैंने एसी लिख दिया, बीसी की जगह भी मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? एसी लिख सकता हूँ। बराबर क्या आ रहा है? ए बी। अच्छा, एसी और एसी मिला के 2 एसी हो गए कि नहीं हो गए? एक आपके लगा देना, एक मेरे, और बराबर क्या बच रहा है? ए बी। तो यहाँ से 2 को, इस एसी को आप एसी रहने दें, उधर ए बी लिखा हुआ है। इस 2 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो एसी बराबर हाफ ए बी, एसी बराबर हाफ ए बी, एसी बराबर हाफ ए बी। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट करें। आकृति तो खींच ली और स्पष्ट भी कर ही दिया। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है। अब ये यूं गरीब कह रहा है, अगर ऐसी स्थिति है, ये दोनों टुकड़े बराबर है, तो ये जो सी वाला बिंदु है वो इस पूरे रेखाखंड का मध्य बिंदु, वचला पॉइंट है। बिल्कुल सर, वचला पॉइंट है। देखना कैसे। ठीक है, इसमें क्या था सर? इसमें सर ये ए था और ये बी था, और इसका बीचों बीच कहाँ तक आएगा? मान लीजिए यहाँ पे सी। तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है ए और बी के, मतलब प्रश्न 4 में देखो, रेखा सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है सी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। एक रेखाखंड मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो एक ही मध्य बिंदु होगा 5 सेमी पे। अगर 5 सेमी का है तो उसका एक ही मध्य बिंदु होगा 2.5 सेमी पे। 7 सेमी का है तो एक ही मध्य बिंदु का 3.5 सेंटीमीटर पे। ये कह रहा है सिद्ध करो। ठीक है, क्या करो? सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के लिए अपन क्या उल्टा मान के चलेंगे। माना कि इसका एक और कोई मध्य बिंदु डी है, माना कि इसका एक और कोई मध्य बिंदु डी है। ठीक है, यदि मैं मध्य बिंदु मानता हूं, मध्य बिंदु मानता हूं सी, मैंने मान लिया कि इसके एक नहीं, एक से ज्यादा मध्य बिंदु, 2 मध्य बिंदु सी भी है और डी भी है। मध्य बिंदु को अगर मैंने सी माना, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मध्य बिंदु अगर सी मानता हूं, तब ये हो जाएगा कि सर एसी टुकड़ा और बीसी टुकड़ा आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। एसी टुकड़ा और बीसी टुकड़ा आपस में बराबर रहेगा। और अगर मैं मध्य बिंदु किसको मान लेता हूँ? डी को, तब क्या होगा सर? एडी टुकड़ा और बीडी टुकड़ा बराबर रहेगा। एडी टुकड़ा और बीडी टुकड़ा बराबर रहेगा। अब यूक्लिड साहब क्या कह के मर गए? यूक्लिड साहब ये कह के गए, यूक्लिड साहब ने ये कहा,
एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होंगे, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होंगे, बराबर। एक ही वस्तु के आधे हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब ए बी तो एक ही वस्तु है ना, तो ए बी का आधा हुआ ए सी। यहाँ पर ए सी क्या है सर, ए सी जो है वो ए बी का आधा है, ए सी जो है वो ए बी का आधा है। और अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी भी क्या होगा सर, ए डी भी आपका ए बी का क्या होगा, आधा। ए बी का क्या होगा, आधा। भाई अगर बीचों बीच का पॉइंट सी है तो ए सी आधा है, तो ए सी ए बी का आधा, ए सी ए बी का आधा। अगर बीच का पॉइंट डी है तो ए डी वाला टुकड़ा पूरे ए बी का आधा। अब देखो ए सी भी ए बी बटा 2 के बराबर, ए डी भी ए बी बटा 2 के बराबर। और यूक्लिड साहब ने कहा कि जो चीज अलग अलग चीजें एक ही चीज के आपस में बराबर हो तो वे भी आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ए सी बराबर ए डी होगा, ए सी और ए डी बराबर होगी। ए सी और ए डी कब बराबर हो सकती है, ए सी और ए डी केवल तब बराबर हो सकती है जब बिंदु सी व डी एक ही जगह पर स्थित हो, एक ही जगह पर स्थित। यानी कि सी और डी दोनों बिंदु अलग अलग जगह नहीं हो सकते, ये एक ही जगह पे होंगे। इसका मतलब एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब छठा देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं भैया, छठा देख लेते हैं। ये छठा, ठीक है। आकृति 5.10 में AC तथा AC बराबर BD दे रखा है। AC बराबर क्या दे रखा है, BD। ध्यान देना, AC बराबर दे रखा है BD। देखना, AC बराबर आपको दे रखा है BD, यानी कि यूं कह रहा है कि ये AC टुकड़ा और ये BD टुकड़ा आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करो कि AB बराबर CD होगा। तो सिद्ध करो कि AB बराबर क्या होगा, ध्यान देना, AB बराबर क्या होगा, AB बराबर CD। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। AB टुकड़ा और ये CD टुकड़ा में क्या लाना है। ठीक है सर, क्या दे रखा है, हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है भाई साहब, ध्यान देना। हमें इन्होंने दे रखा है, दिया है, क्या दिया है सर, दो बार दिया है। दिया है कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या है, BD। AC और BD आपस में क्या है, ध्यान देना। तो अगर कोई भी समीकरण लिखी मेरे पास 10 + 2 बराबर 6 + 6, ये लिख रखी है भाई। 10 और 2 इधर भी 12 और 6 इधर भी 12 बराबर लिख रखा है। अब ध्यान देना, तो ये क्या आ रहा है, बराबर 12 12 आ रहा है क्या। अब मैं इनमें से सेम चीज घटा दूं बढ़ा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ -3 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया, 10 और 2 12 में 3 गया तो 9, और 6 और 6 12 में 3 गया तो भी 9। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ से BC घटा देता हूँ, दोनों तरफ से क्या घटा देता हूँ भैया, यानी कि मैंने इधर AC में से भी BC घटा दिया और उधर BD दे रखा है उसमें से भी BC घटा दिया, इसमें से भी BC घटा है, इसमें से BC घटा है। जरा AC में से BC घटाना, AC। अब ध्यान देखना, ये पूरा जो आपका AC है, ये पूरा जो आपका क्या है सर, AC। ये AC जो पूरा है इसमें से BC घटा दिया तो क्या बचा, AB बचा कि नहीं बचा, AB बचा। हाँ सर, यहाँ तो AB बचा। फिर देखो BD में से BC घटाओ, ये पूरा जो BD दिख रहा है आपको, ये पूरा जो आपको BD दिखाई दे रहा है, इसमें से BC घटा दिया तो क्या बचा सर, CD बचा कि नहीं बचा, सर CD बचा। और AB बराबर CD लाना था कि नहीं लाना था, सर AB बराबर CD ही तो लाना था, AB बराबर CD लाना था। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 7वें प्रश्न को छोड़ देना, भविष्य में भी कभी नहीं आएगा, नहीं इससे पहले भी कभी नहीं आया। ये आपकी प्रश्नावली यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। आपके लिए ये बना रहे हैं यार, रात को 11-11 बजे जाग के ना, आप शेयर ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, देख दुखा के चले जाते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।